क्या आपको याद है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो कारक होते हैं, वह संख्या स्वयं और संख्या एक। अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ध्यान दें कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 गुणा 2, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 253 बराबर 23 गुणा 11 आदि। बड़ी संख्याओं के लिए हम एक गुणनखंड वृक्ष खींच सकते हैं। आइए हम 32,760 का उदाहरण लेते हैं। एक गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए हमें उन प्राइम नंबरों के बारे में सोचना चाहिए जो प्रत्येक चरण पर संख्या को विभाजित कर सकते हैं। 32,760 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16,380। 16,380 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 8,190। 8,190 को हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा 4,095। 4,095 को हम लिख सकते हैं बराबर 3 गुणा 1,365। 1,365 को हम लिख सकते हैं बराबर 3 गुणा 455। 455 को हम लिख सकते हैं बराबर 5 गुणा 91। 91 को हम लिख सकते हैं बराबर 7 गुणा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है और इसके आगे हम कुछ नहीं लिख सकते। यहां पे आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हाईलाइट कर दिए गए हैं। अगर मैं बाकी संख्याएं हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 32,760 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। यहां पे मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 का घात 3 लिख सकता हूं और 3 गुणा 3 को 3 का घात 2 लिख सकता हूं। इससे हम कह सकते हैं कि 32,760 बराबर है 2 घात 3 गुणा 3 घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। हम अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य कारकों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसी परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लें। यहाँ पे हमें इन चारों प्रश्नों में दिए हुए नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF पता करने हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिससे कि ये दिए हुए नंबर्स डिविजिबल हो। कॉमन फैक्टर यानी कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए और उन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न से यहां पे शुरुआत करते हैं। 20 और 40, अगर मैं इन दोनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो यहां मुझे नहीं लगता कि यहां मुझे कुछ और करने की भी जरूरत है या फिर यहां पे मुझे इनके फैक्टर्स लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि 20 खुद 40 का फैक्टर है। 20 के टेबल में 40 आता है, 22 40 और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होगा। तो मैं इसको देख के ही बोल सकता हूं कि इनका जो HCF होगा वो खुद 20 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। और अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो 40 का फैक्टर 20 भी है, 20 का फैक्टर भी 20 है, तो दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू हुई 20 वो हमने उठा लिया और वो उसका HCF हो गया। दूसरे प्रश्न पे यहां आते हैं।
10 और 7। तो यहाँ पे अगर मैं 10 के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करूं तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 तो खैर सबका फैक्टर होता है, इवन नंबर है तो 2 तो होगा ही, फिर 2 5 10 होता है तो इसका एक फैक्टर 5 भी हो जाएगा, और फाइनली 10 ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही। 7 की बात करूं तो 7 का 1 एक फैक्टर होता है, और 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं, तो इसका 1 और 7 ये खुद, यही दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर यहां मैं इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो यहां मुझे 1 के अलावा तो और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हुआ। अब एक ही फैक्टर है तो इसमें मैं क्या हाईएस्ट और क्या लोएस्ट करूंगा? ये तो अकेलौता ही फैक्टर जो कि कॉमन होगा तो अपने आप ही हाईएस्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए इनका जो यहाँ पे HCF होगा वो 1 हो जाएगा। 21 और 30 की बात की जाए तो चलिए हम 21 और 30 को देखते हैं। यहाँ पे 21 के फैक्टर्स चलिए हम यहाँ लिखते हैं पहले। 1 इवन नहीं है तो 2 होगा ही नहीं, हाँ 3 जरूर होगा क्योंकि 3 7 21 होता है, तो इससे मुझे इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, 3 और 7 क्योंकि 3 7 21 या फिर 7 3 21 जो आप कह लीजिए। और 3 और 7 के अलावा इसके और क्या फैक्टर्स होंगे? 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 3 27 होता है, 9 2 18 होता है, तो और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट इसका फैक्टर ये खुद हो जाएगा 21। उसी तरीके से अब अगर मैं 30 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 के टेबल में भी आता है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से जरूर होगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 5 30 होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 10 3 30 होता है, और 15 और फाइनली 30, ये सारे 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब चलिए इनमें देखते हैं कि आखिर कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, ये भी अच्छी बात है, और 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 21 यहाँ नहीं, तो इसमें 2 फैक्टर्स मुझे कॉमन दिख गए। कॉमन फैक्टर्स जो है यहाँ पे वो है क्या क्या? 1 और 3, और इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों में से? वो हो जाएगा 3, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 3 के बराबर 3। लेकिन हमने इसको एक तरीके से किया, इसको करने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? चलिए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 21 की फैक्टर ट्री बनाऊं, यहाँ पे 21 की अगर मैं फैक्टर ट्री बनाऊं तो मैं यहां लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, हम उसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर पाए। तो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 7 21, चलिए ले लेते हैं 3 टाइम्स 7, और ये दोनों चूंकि प्राइम फैक्टर्स खुद ही हैं तो मैं इसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ सकता, तो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 7। अब अगर मैं बात करूं यहां पे 30 की, तो 30 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूं? तो 30 को मैं लिख सकता हूं 6 5 30, 6 5 30, 5 तो यहां पे प्राइम फैक्टर हो गया, 6 को मैं यहां लिख देता हूं 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, तो 30 का जो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन है मैं यहां लिख देता हूं, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 3 जो कि मुझे 6 दे देगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? यहां पे ये 3 कॉमन है, यहां पे भी 3 कॉमन है, तो जो यहां से मैक्सिमम कॉमन चीज है वो मैं क्या उठा सकता हूं? खुद 3 हो गया, तो इसीलिए इनका जो HCF है वो यहां पे 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए हम फाइनली इस आखिरी क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। 105 और 30 का यहां पे हम इनका HCF निकालते हैं। तो यहां पे मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं। 105 और 30, तो 105 को चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा क्या? ये 5 से तो पक्के से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है, तो 5 टाइम्स 21 मुझे 105 दे देगा। अब 21 चूंकि प्राइम वैल्यू नहीं है तो इसको हम आगे तोड़ते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 7, तो बस 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7 105 हो जाएगा, तो उसको हम यहां लिख देते हैं 105 हो जाएगा 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7। उसी तरीके से अगर मैं 30 को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 15 30 हो जाएगा, और 15 को मैं आगे और तोड़ देता हूं 3 टाइम्स 5 में। अब सब मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल गए जो कि 30 के फैक्टर्स हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो 30 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मुझे कॉमन दिख रही है?
यहाँ पे है 5 कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 और 7 तो कॉमन नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या मैक्सिमम नंबर्स को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ? 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, क्योंकि हमसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 15, जो कि मैं यहां से भी और यहां से भी बाहर निकाल सकता हूं। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 15 हो जाएगा, इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, हमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसने हमसे हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, उसने सिर्फ हमें पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो प्राइम हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख गए 5 और 3। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम 105 से और 30 से कॉमन निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए HCF इन दोनों का हो जाएगा 15 के बराबर। यहां पे हमें 30 और 25 का लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, यानी कि ऐसा नंबर जो कि दोनों का मल्टीपल हो, जो कि दोनों के टेबल में आता हो और जो कि दोनों में कॉमन भी हो। ऐसा मल्टीपल जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, जो दोनों के टेबल में आता हो, और इन दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल या फिर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो एक तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ पे 30 के मल्टीपल्स लिख दें, यानी कि 30 की टेबल पूरी यहाँ पे लिख दें, 25 की टेबल्स पूरी यहाँ पे लिख दें, और जो पहला कॉमन मल्टीपल दिखे हमें वो उठा लें, तो वो इसका LCM हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे जाके हमें बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका थोड़ा सा आसान रहता है। तो अगर मैं 30 को यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो 30 होता है 2 टाइम्स 15। 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको चलिए आगे और तोड़ देते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स 5। तो 30 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब अगर मैं यहाँ पे 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या होगा? तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स 5, और 5 तो एक प्राइम नंबर है ही, तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो जाएगा 5 टाइम्स 5, यानी कि 25 को मैं लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख दूंगा 5 टाइम्स 5। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए चलिए हम इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस किस का? 30 का और 25 का पता करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नंबर होगा वो 30 का मल्टीपल है, यानी कि वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 का मल्टीपल है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें ये तो आना ही चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 तो आना ही चाहिए, तभी तो वो 30 का मल्टीपल हो पाएगा। और वो 25 का भी मल्टीपल है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 होने चाहिए। अब एक 5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक 5 ऑलरेडी है, तो चलिए यहाँ पे हम एक 5 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके वजह से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 की वजह से ये जो LCM है वो 30 का मल्टीपल हो जाएगा, और इस 5 टाइम्स 5 की वजह से ये जो नंबर है वो 25 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इसमें हम बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो वो हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स दे देंगे। लेकिन चूंकि हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसलिए हम इससे छोटा और कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं यहां से 2 हटा दूं तो यहां बच जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, लेकिन उसको 30 का मल्टीपल होने के लिए उसमें एक 2 होना तो जरूरी है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहां से कोई भी एक 5 हटा दूं, तब तो वो 25 का मल्टीपल रहेगा ही नहीं, क्योंकि 25 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर 2 5 रहना बहुत जरूरी है। तो बस चलिए अब हम इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 2 टाइम्स 3 हो गया 6, 6 5 30, 35 150। तो इन दोनों नंबर्स का जो LCM हुआ वो हो जाएगा 150 के बराबर। यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और एक बार इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक अब आपने अपना दिमाग दौड़ा लिया होगा
चलिए अब हम इसे मिलके सोचते हैं। अब यहां पे हमसे कहा गया है कि कोहली और रैना मुंबई में अलग अलग फिजिक्स क्लास अटेंड करते हैं जब वो पढ़ रहे होंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि रैना की जो टीचर है वो उसको एक एग्जाम में 30 क्वेश्चन देती है, और जो कोहली की टीचर है वो उसको एक एग्जाम में सिर्फ 24 क्वेश्चंस देती है। अब हमसे यहां यह कहा गया है कि इवन दो द टू क्लासेस हैव टू टेक अ डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्स। ये बहुत जरूरी चीज है कि जैसे हो सकता है कि कोहली के क्लास ने सिर्फ 4 ही एग्जाम्स दिए, लेकिन रैना के क्लास ने मान लीजिए 5 या 6 एग्जाम्स दे दिए, वो चीज हो सकती है। लेकिन देयर टीचर्स हैव टोल्ड देम दैट बोथ विल गेट द सेम टोटल नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस ईच ईयर। अब ये कितने भी एग्जाम दे दें, लेकिन एक साल में जितने क्वेश्चंस कोहली के क्लास में आएंगे और जितने क्वेश्चन रैना के क्लास में आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम ही होंगे। अब भले कोहली मान लीजिए 2 ही एग्जाम दे के उतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या फिर मान लीजिए रैना उससे ज्यादा या उससे कम, क्या मतलब कितने भी टेस्ट देके उतने क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों सॉल्व करेंगे, जो उनके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो सेम ही होंगे। तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस कोहली और रैनास क्लास कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन ईयर, कि कम से कम उनको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे एक साल में, ये हमको बताना है। तो ये तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए, इस सिनेरियो को आपको बताने के लिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब चलिए इसको हम पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कोहली की, मान लीजिए हम यहाँ पे कोहली की बात करते हैं, पहले कोहली की बात करते हैं, तो उसके एग्जाम में सिर्फ 24 क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी कि अगर वो एक एग्जाम देता है, मान लीजिए अपना फर्स्ट एग्जाम देगा, फर्स्ट एग्जाम, तो उसके पास 24 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो मान लीजिए अपना सेकंड एग्जाम देता है तो उसके बाद उसके पास कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 24 अगले और 24 आ जाएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लेगा सेकंड एग्जाम तक 24 टाइम्स 2, इसका 2 गुना, यानी कि 48 क्वेश्चंस वो सेकंड एग्जाम तक सॉल्व कर लेगा। उसी तरीके से मान लीजिए उसने थर्ड एग्जाम भी दे दिया, तब उसने टोटल कितने सॉल्व किए होंगे, तो 24 टाइम्स 3, यानी कि 72 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। और इसी तरीके से जैसे उसने फोर्थ एग्जाम दिए तो फिर 24 टाइम्स 4, फिफ्थ एग्जाम दिया तो उसने 24 टाइम्स 5, ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन सॉल्व करता जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पे रैना की, कि रैना ने आखिर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो मान लीजिए अगर रैना सिर्फ एक एग्जाम देता है तो उसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन वो एक एग्जाम में सॉल्व करेगा। अगर वो सेकंड एग्जाम देता है तो टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आ चुके होंगे, तो 30 टाइम्स 2, यानी कि 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे। थर्ड एग्जाम अगर वो देता है तो उसके पास 90 क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे ही फोर्थ एग्जाम देगा तो 30 टाइम्स 4, फिफ्थ एग्जाम देगा तो 30 टाइम्स 5, ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे। यानी कि अगर अब हमको ये चाहिए कि दोनों एक साल में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करें, और हमको ये पता करना है कि जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सेम नंबर में हो, और कम से कम वो कितना करें, मिनिमम नंबर और कितना एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बेसिकली ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमको 24 के और 30 के मल्टीपल्स देखने हैं और बताना है कि इनका सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है 24 का 24 टाइम्स 1, ये हो जाएगा 24 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 24 टाइम्स 3, वैसे ये हो जाएगा 24 टाइम्स 4, और ऐसे। तो यहाँ पे हमने 24 के मल्टीपल्स लिखे हैं। यहाँ पे है 30, तो ये 30 टाइम्स 1, ये 30 टाइम्स 2, ये 30 टाइम्स 3, यहाँ पे हमने 30 के मल्टीपल्स लिखे हैं। तो सेम नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इन दोनों के मल्टीपल्स देखने हैं, और चूंकि हमसे पूछा गया है कि ऐसा मिनिमम नंबर हमको बताना है, इसलिए हमको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 24 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब 2 के टेबल में आता है 2 12 24 होता है, 2 12, लेकिन 12 प्राइम नहीं है तो इसको मैं फिर आगे तोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4, फिर 4 को मैं और तोड़ देता हूं 2 टाइम्स 2, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा 3 बार और 1 3 और आ जाएगा, ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर सेम चीज मैं करूं 30 के साथ,
तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 15 ज़ा 30 होता है। 15 को मैं फिर तोड़ सकता हूँ 3 टाइम्स 5 में, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 के बराबर। अब अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूँ, किस किस का, 24 का और 30 का, तो ये जो एलसीएम होगा, जो वैल्यू होगी, वो 24 की भी मल्टीपल होगी और 30 की भी मल्टीपल होगी। तो 24 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और 30 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 होने चाहिए। तो एक 2 तो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, एक 2 तो ऑलरेडी है, 3 भी है हमारे पास ऑलरेडी, एक 5 की कमी है, तो चलिए वो 5 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक 5 भी आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 4, 4 टाइम्स 2 यानी कि 8, 8 टाइम्स 3 यानी कि 24, और 24 टाइम्स 5 हम यहाँ कर लेते हैं, 24 टाइम्स 5 कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10 11 12, 120 जो है इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि कोहली और रैना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि वो उनको सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एक साल में, तो उनके पास 120 क्वेश्चंस जरूर से जरूर कम से कम आएंगे ही, भले वो कितने भी एग्जाम में आए, लेकिन 120 क्वेश्चंस कम से कम उनको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब यहां पे चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। यहां पे हमसे कह दिया गया है कि जेरी के पास एक पैकेज है जिसमें 21 पेन है और दूसरा पैकेज है जिसमें 30 पेंसिल्स हैं। अब उसका काम है कि उसको आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं, यहाँ पे एक जैसे उसको एक पैकेज तैयार करना है। जैसे मान लीजिए ये एक पैकेज है, तो इस पैकेज में उसने कुछ पेन्स रख दिए, कुछ पेंसिल्स रख दिए और फिर अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को दे दिए। तो हमसे बस ये पूछ दिया गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेट्स, एक जैसे मैक्सिमम जेरी कितने ऐसे सेट्स बना सकता है जिसमें उसे 21 पेन और 30 पेंसिल्स को खत्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास कुछ पेन उसने बचा लिए हैं या फिर पेंसिल्स बचा लिए, नहीं, यूजिंग ऑल पेन्स एंड पेंसिल्स, उसको सारे पेन्स और पेंसिल्स को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट्स बनाने हैं और एक जैसे। ऐसा नहीं है कि एक में कुछ पेन रख दिए, दूसरे में कुछ और नंबर ऑफ पेन्स रख दिए, ऐसा भी नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि उसने मान लीजिए एक सेट बनाया जिसमें मान लीजिए उसने 4 पेन और मान लीजिए तीन पेंसिल रख के उसने एक सेट बना लिया, और ऐसे ऐसे आइडेंटिकल सेट बना लिए, जिसकी वजह से ये सारे 21 पेन और 30 पेंसिल्स खत्म हो रहे हैं। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो चलिए एक्चुअली में देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे किया जाए। अब अगर मैं बात करूं, जैसे उसके पास 21 पेन है, मान लीजिए उसके पास, जेरी के पास है टोटल 21 पेन्स, 21 कुछ यहाँ पे, उससे सारे खत्म भी करने हैं, सारे खत्म करने। तो हो सकता है कि वो एक एक पेन वो सब में डाल दे, तो उसके पास ऐसे 21 सेट्स हो जाएंगे। या फिर हो सकता है वो 2 ले ले। क्या वो 2 पेन डाल सकता है एक सेट में? नहीं, क्योंकि अगर वो 2 पेन डालेगा तो उसके पास 20 पेन्स तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक पेन और बच जाएगा, क्योंकि 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बच जाता है, तो उसके सारे पेन्स खत्म नहीं हो पाएंगे। तो 2 पेन वो नहीं डाल सकता। 3 पेन डाल सकता है, हाँ, 3 7 ज़ा 21 होता है। तो अगर वो 3 पेन्स डालना शुरू कर दे, 3 पेन्स अगर वो डालना शुरू कर दे, तो ऐसे 7 पैकेट्स बना सकता है। और मान लीजिए 3 4 भी नहीं डाल सकता क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं है। 5 6 7, हाँ, 7 के सेट्स बना सकता है। मान लीजिए उसने एक बैग में 7 पेन्स डाल दिए, तो उसके सारे 21 पेन खत्म हो जाएंगे, और ऐसे उसके पास 3 पैकेट्स बन जाएंगे। और इसके बाद तो और कोई नंबर है नहीं जो कि 21 से डिविजिबल है, तो फाइनली हो सकता है कि वो एक ही पैकेट बनाए जिसमें वो 21 के 21 पेन डाल दे। तो ये तो हुआ एक तरीका। और एक्चुअली अगर मैं इन नंबर्स को यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली 21 के फैक्टर्स ही तो हैं। तो उसी तरीके से अगर उसको पेंसिल्स को खत्म करना है तो हम 30 के फैक्टर्स लिख देते हैं। तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 हो गया, और क्या हो सकता है, 10 हो गया, 15 हो गया, और फाइनली
30 हो गया। ये सारे 30 के फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक सेट में हो सकता है सिर्फ एक ही पेंसिल डाले, या फिर 2 पेंसिल डाले, या फिर 3 पेंसिल डाले, या फिर 5 पेंसिल डाले, ऐसा। लेकिन उसको आइडेंटिकल सेट बनाना है, उसको एक जैसा सेट बनाना है, यानी कि उसका जो एक सेट होगा, उसका मान लीजिए कुछ सेट्स यहाँ पे उसने बनाए होंगे, तो उसमें इसके अंदर जितने पेंसिल्स हैं सेम इसके अंदर भी होंगी, सेम इसके अंदर भी होंगी, और इसी तरीके से सेम जितने भी सेट्स बनेंगे उसके अंदर होंगी। तो अगर मैं यहां से इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालूं, जैसे कि मुझे यहां पे दिख रहा है 21 और 30 के फैक्टर्स में ये 3 कॉमन है। 3 मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है। इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं जो कि कॉमन है। एक्चुअली 1 भी है, लेकिन 1 के अलावा जो कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेट्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से 3 ले लूंगा। तो अगर 3 लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो एक सेट में 3 पेन्स डाल दे और 3 पेंसिल्स डाल दे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर वो एक सेट में 3 पेन डालता है तो उसके पास तो 21 पेन्स ही हैं, यानी कि वो पेन्स के थ्रू 7 पैकेट्स बना सकता है। लेकिन अगर वो 3 पेंसिल डालता है तो उसके पास टोटल 30 पेंसिल्स है, तो उसको 10 पैकेट्स लगेंगे। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ गया, जो बचे हुए 3 पैकेट होंगे, क्योंकि 7 पैक में तो उसके पेन्स खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट के 3 पैक्स में तो फिर पेन्स तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम तो फिर ये काम कर सकते हैं कि हम 3 पैकेट यहां पे बनाएं। 3 पैकेट हम यहां पे बनाएं। पहले पैकेट में हम डाल देते हैं 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आता है 7, तो मैं पहले पैकेट में 7 पेन्स डाल देता हूं, तो इसमें 7 पेन्स हो गए, फिर इसमें 7 पेन्स आ जाएंगे, और फिर इसमें 7 पेन्स और आ जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी पेंसिल्स की, तो पेंसिल्स के लिए अगर मैं 3 पैकेट बनाता हूं, तो अगर मैं 30 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 10, यानी कि अगर मैं पहले पैकेट में 10 पेंसिल डाल दूं, दूसरे पैकेट में 10 पेंसिल फिर से डाल दूं, और तीसरे पैकेट में भी 10 पेंसिल डाल दूं, तो मेरे पास 3 पैकेट हो गए, और तीनों एकदम आइडेंटिकल है। तीनों में 7 पेन और 10 पेंसिल्स हैं। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के मिला है। 15, 6 और 10 का सबसे छोटा जो कि तीनों में कॉमन हो, ऐसा इनका कौन सा मल्टीपल होगा, ये हमें बताना है। तो अगर वो इनका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली इनके टेबल में आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं 15 का टेबल लिखूं, 15 का अगर मैं टेबल लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, और ये ऐसे चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 के मल्टीपल्स की बात करूं यहाँ पे, तो 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, तो खैर ये तो सबसे आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और ये बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, आप इसको कभी एंड नहीं कर सकते। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि तीनों में कॉमन हो, और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको ढूंढना है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आंख में चाली खेलें और ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 15 तो नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर वो 10 का मल्टीपल है तो उसके एंड में 0 आना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है, तो 30 मुझे दिख रहा है, 30 यहाँ दिख गया मुझे, 30 यहाँ भी दिख रहा है मुझे, और 30 यहाँ भी दिख गया मुझे। ये देखिए सही बात हो गई। और इससे पहले 15 है जो कि कॉमन तो है नहीं, तो मैं ये देख के ये बोल सकता हूं कि 30 वो नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, जो तीनों का मल्टीपल है, और पहला कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल है। तो इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 15, 15, 6 और 10, इन तीनों का जो एलसीएम होगा यहां पे वो हो जाएगा 30। अब इसके आगे आप और भी कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए उसने हमें
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की जगह सिर्फ उसने हमसे बोला होता कॉमन मल्टीपल्स बताने के लिए। तो 30 एक तो पहला कॉमन मल्टीपल हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाता 60, वो दूसरा कॉमन मल्टीपल हो जाता। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 33 × 90। तो ऐसे करके हमको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। लेकिन एलसीएम की खास बात यह होती है कि वो यूनिक होता है, वो इकलौता होता है, यानी कि सबसे छोटा होगा। इसलिए हमको सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल पाता है। लेकिन ये तो था इसको एक तरीका करने का। इसको चलिए हम थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहां तो नंबर छोटे छोटे हैं तो हमने उनके मल्टीपल्स लिख लिए, लेकिन जब आगे जाके जब बड़े बड़े नंबर्स मिल जाएंगे और फिर हमसे कहा जाएगा कि उनका एलसीएम पता करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम पहले तीनों नंबर्स को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 होगा 15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 5। बात करते हैं 6 की, तो 6 तो खैर छोटा सा नंबर है, ये होता है 2 × 3, 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3। और बात करें अगर हम 10 की, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 की टेबल में आता है 10, 2 5 10, 2 5 10, तो 2 × 5 कर देंगे तो ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हमको इन प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम पता करना है, एलसीएम। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है, जैसे कि मान लीजिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, अगर ये जो मल्टीपल है, ये जो नंबर हमको यहाँ पे पता करना है वो 15 का मल्टीपल है, तो उसके अंदर सीधी सी बात है कि 3 × 5 होना चाहिए, तभी तो 15 का मल्टीपल हो पाएगा। जैसे 30 को यहां देख लीजिए, 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 15 × 2, 15 का 2 गुना 30 होता है, और 15 क्या होता है, 3 × 5। तो उसी तरीके से जो भी नंबर होगा ये, हालांकि हमने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया है यहाँ पे, लेकिन जो भी ये नंबर होगा उसके अंदर 15 यानी 3 × 5 होना चाहिए। तो वो चीज हम यहां लिख लेते हैं कि उसके अंदर 3 × 5 हमने डाल दिया। अब ये नंबर 6 का भी मल्टीपल है, यानी कि उसके अंदर यहाँ पे 2 × 3 भी होना चाहिए। अब 2 × 3 में से 3 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, 3 यहाँ पे हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको मैं ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 3 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, बचा एक 2, तो उस 2 से हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6 का। अब बचा 10। अब अगर इसको 10 का भी मल्टीपल होना है तो इसके अंदर 2 × 5 भी होने चाहिए। अब 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बचा एक और 5। क्या हमें एक और 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 भी तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, यहाँ पे ये वाला 5 तो ऑलरेडी है ही, तो बस हमारे पास 2 × 5 अपने आप आ गया। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 5 15, 15 2 30, 15 2 30। तो बस ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन तीनों दिए हुए नंबर्स का। यहां हमसे पूछा गया है कि 36, 30 और 73 को हमको इसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो चलिए हम इसको एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं। 36 को मैं लिख सकता हूं, 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो किस चीज के टेबल में आकर 36 आता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसके टेबल में आएगा 36। तो चलिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, हम ले लेते हैं चलिए 4 9 36 होता है, तो 4 और 9 ले लिए। अब चूंकि दोनों प्राइम नंबर है नहीं तो हम इसको आगे और तोड़ेंगे। 4 को मैं फिर से लिख सकता हूं 2 × 2। अब चूंकि दोनों प्राइम नंबर से 2, तो ये यहां तक मेरा काम हो गया। उसी तरीके से अगर मैं 9 को और तोड़ना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 3। अब ये भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स हो गए। तो अब अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 जो कि 4 के बराबर है, टाइम्स 3 × 3 जो कि 9 के बराबर है। और अगर 4 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 36 मिल जाएगा। यानी कि ये जो है यहाँ पे हमें जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला, इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के, 2 और 3, और इन सब को मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल जा रहा है। तो ये जो होगा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 30 की बात करूं तो 30 को मैं तोड़ सकता हूं। चलिए किसके टेबल में आता है 30, तो मैं लिख सकता हूं 5 6 30। तो 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब 5 तो एक प्राइम नंबर है तो इससे मुझे ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन 6 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो चलिए 6 को हम आगे और तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3। तो मैं 5 टाइम्स 6 को लिख सकता हूं, 5 टाइम्स 6 की जगह मैं डाल दूंगा 2 टाइम्स 3। अब यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये 30 के प्राइम फैक्टर्स भी हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 30 दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पे 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं 73 की, तो 73 आखिर किसके टेबल में आएगा, आखिर किस नंबर से 73 डिवाइड हो सकता है? तो 2 से नहीं होगा क्योंकि 73 एक इवन नंबर तो है नहीं। 3 से नहीं हो सकता क्योंकि 73 का जो सम ऑफ डिजिट्स है 7 + 3 10, वो 3 के टेबल में नहीं आता है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन नहीं है। इसके यूनिट्स डिजिट पे 0 और 5 नहीं आ रहा है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 से नहीं है डिविजिबल, तो 6 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 से नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 से तो 7 10 70 होता है, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। और ऐसे ही 8 से 9 से 10 से 11 से किसी से भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इन वजह से मैं कह सकता हूं कि 73 जो है खुद एक प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा जरूर कह सकते हैं कि मान लीजिए 73 को मैं 1 टाइम्स 73 तो लिख सकता हूं, लेकिन क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा? 1 कॉम्पोजिट नंबर तो है ही नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद। अब प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 तो ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट, तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। तो इसी वजह से मैं 73 को प्राइम नंबर ही मानूंगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 73 ही हो जाएगा। एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि अगर मान लीजिए आपके मन में ये शंका हो रही है कि 36 को मैंने 4 टाइम्स 9 ही क्यों लिखा, 36 को अगर मैं चाहता तो ऐसे भी तो लिख सकता था। मान लीजिए मैं 36 को लिख देता यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता, किस और के टेबल में आता है 36, तो मैं मान लीजिए बोलता 6 6 36 होता है। 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 36 आएगा, तो चलिए ठीक बात है। लेकिन चूंकि 6 ये प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको मैं और आगे इसको तोड़ देता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 3, उसी तरीके से इस 6 को भी मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 3। यानी कि अगर मैं 6 टाइम्स 6 करना चाहूं तो मैं यहां कर दूंगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3। 6 टाइम्स 6 होता है 36, तो ये जो यहां पे प्रोडक्ट मुझे मिलेगा इसकी भी टोटल वैल्यू 36 ही होगी और ये सारे 36 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमें यहां पे रिजल्ट मिला था और ये जो रिजल्ट हमें यहां पे मिला है वो एक्चुअली में डिफरेंट है ही नहीं, वो तो सेम ही चीज है। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे फिर से 2 है, यहां पे फिर से 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे फिर से 3 है। तो घुमा फिरा के हम सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंच गए और यही हमसे बोलता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कि भैया आप किसी भी तरीके से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक तरीके का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी भी नंबर का। जैसे 36 को मैं यहां पे कहीं से भी किसी भी तरीके से मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंचूं, लेकिन फाइनली मुझे यही इसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, एक ही तरीके का होगा। उसी तरीके से आप 30 के लिए भी काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल HCF और LCM निकालने में कैसे किया जाता है। हमारे पास प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके 6 और 20 के HCF और LCM को ज्ञात करें। हम जानते हैं कि 6 बराबर 2 गुणा 3 यानी कि 2 घात 1 गुणा 3 घात 1 है और 20 बराबर 4 गुणा 5 यानी कि 2 घात 2 गुणा 5 घात 1 है। हमने ये भी पढ़ा है कि HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और LCM बराबर संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल।
तो इस उदाहरण में HCF के लिए हमें उभयनिष्ठ अभाज्य कारकों की आवश्यकता है। यहां पर उभयनिष्ठ अभाज्य कारक 2 है और इस उभयनिष्ठ अभाज्य कारक का सबसे कम घात 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 2 घात 1 मतलब कि 2। LCM के लिए हमें सभी अभाज्य कारकों की आवश्यकता है। दिए गए उदाहरण पे देखें तो अभाज्य कारक 2 का उच्चतम घात 2 है, अभाज्य कारक 3 का उच्चतम घात 1 है और अभाज्य कारक 5 का उच्चतम घात भी 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LCM बराबर 2 घात 2 गुणा 3 घात 1 गुणा 5 घात 1 जो कि आता है 60। इस ज्ञान का उपयोग करते हुए 96 और 404 के HCF और LCM का पता लगाएं। इन क्लास एक्सरसाइज में अपनी NCERT पुस्तक के एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2, 3 और 4 करें और अपनी अवंती वर्कबुक के एक्सरसाइज नंबर 10M1.1 का सवाल नंबर 7 और 8 करें। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हम दोनों दिए गए संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं 20 गुणा 6 तो आता है 120 जो कि बराबर है 60 गुणा 2 के जो कि HCF और LCM है।